कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू की प्रैक्टिस में कंप्लीट बायोलॉजी। तो आज आपको मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो एमसीक्यू के फॉर्म में है बायो के, वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और इसका फायदा आपको प्री बोर्ड और फाइनली बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसमें आपको ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम दिखा है ना, और डायग्राम में इस पार्ट को लेबल कर दिया है एक्स से। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरल एक्शन, मतलब इनमें से कौन सा न्यूरल फंक्शन नहीं है एक्स का, कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स इन द गिवन अबव। हेलो चैंपियंस, आज आपका स्वागत करता हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू की प्रैक्टिस में कंप्लीट बायोलॉजी। तो आज आपको मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो एमसीक्यू के फॉर्म में है बायो के, वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और इसका फायदा आपको प्री बोर्ड और फाइनली बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, है ना। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स उड़ान प्रो 2.0 लॉन्च हो चुका है और ये क्रैश कोर्स हमने इसलिए लॉन्च किया है दोबारा, ताकि जो बच्चे अभी बैकलॉग से ग्रसित है, बैकलॉग से परेशान है, जिनको लग रहा है कि बस दिसंबर तक मैं किसी तरह अपना सिलेबस पूरा पढ़ लूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूं ताकि कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड एग्जाम दे सकूं, तो उनके लिए है ये क्रैश कोर्स। क्योंकि क्रैश कोर्स में हम आपको दे रहे हैं कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, वो भी पीवाईक्यू। साथ ही साथ सैंपल पेपर भी मिलेगा और वो हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, यानी कि आपको सैंपल पेपर देंगे भी और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। क्लियर? और ये सब आपको मिलने वाला है 949 में। सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का 10 मिलेगा, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, यानी 40 सैंपल पेपर। क्लियर? 40 सैंपल पेपर क्या इस प्राइस में आपको मार्केट में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, है ना। और सबका सोल्यूशन तो भूल ही जाओ, सोल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में बस दे देते हैं, वीडियो के फॉर्म में नहीं देते। हम यहाँ सैंपल पेपर का सोल्यूशन आपको पीडीएफ में भी देंगे और सोल्यूशन वीडियो के फॉर्म में भी देंगे, है ना। तो ज्वाइन कीजिए हमारा उड़ान प्रो 2.0 क्रैश कोर्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्लास लेने के बाद डिसाइड करूंगा, तो इसका डेमो वर्जन भी अवेलेबल है, जहां 10 दिन की डेमो क्लास इसी उड़ान प्रो 2.0 की मिलेगी 149 में, है ना। और अगर आप डेमो क्लास के बाद डिसाइड करते हो लेने का, तो बस डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा और आप क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाओगे। नहीं तो आप 10 दिन का डेमो क्लास लेकर छोड़ दीजिए, है ना। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ सैंपल पेपर लेना है, तो आपको हम अलग से 40 सैंपल पेपर, यानी हर सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ दे रहे हैं। सोल्यूशन पीडीएफ और वीडियो दोनों के फॉर्म में होगा। और साथ ही साथ साइंस के लिए हमने स्पेशल से एक चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का बुक बनाया है, वो भी आपको मिलेगा। तो सैंपल पेपर प्लस वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुक 550 में मिलेगी, है ना। प्रैक्टिस के लिए बहुत यूजफुल है। टाइम मैनेजमेंट सैंपल पेपर से ही होगा और वो सैंपल पेपर हम आपको दे रहे हैं यहाँ सोल्यूशन के साथ। और हमने इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और साथ ही साथ साइंस का हमने हैंड रिटन नोट्स अलग से दे रहे हैं 249 में। तो कंप्लीट साइंस चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स जो रिवीजन में हेल्प करे, और फिर कंप्लीट साइंस चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आपको कंबाइंड 249 में दे रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो यूजफुल लगे, जो आपको लगे कि हाँ अफोर्डेबल है, मेरे बजट में है और मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है, वो मैं ले लूंगा। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सभी का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना, रघु के 10 कोड अप्लाई करना, 37% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफर अभी लिमिटेड समय के लिए है, तो प्लीज जाइए और जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है उसमें एनरोल हो जाइए। क्रैश कोर्स बहुत बढ़िया है, सैंपल पेपर भी बहुत बढ़िया हमने डिजाइन किया है, और हैंड रिटन नोट्स और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की अलग से जो बुक बनाई है, ये मार्केट में किसी के पास नहीं है ना। और ये हैंड रिटन नोट्स इतना कमाल का है कि रिवीजन में आपको एनसीईआरटी बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 249 जिसमें दोनों चीज मिल रही है ना। तो बहुत बेनिफिट है, आप इसमें से जो चाहें वो ले सकते हैं। क्लियर? और मैं ये कहूंगा कि ये आपको लास्ट मोमेंट पर ये एक संजीवनी की तरह है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मेरी तैयारी कैसे होगी अगले 1-2 महीने में, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में आ जाइए, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बस सैंपल पेपर की कमी है, तो सैंपल पेपर ले लीजिए। और साइंस के लिए स्पेशली जो हमने हैंड रिटन नोट्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड डिजाइन किया है, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, 249 कुछ नहीं होता, इतना तो लोग एक दिन में उड़ा देते हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपको ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम दिखा है ना। और डायग्राम में इस पार्ट को लेबल कर दिया है एक्स से और पूछा है
कि इस x का क्या फंक्शन है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरल एक्शन, मतलब इनमें से कौन सा न्यूरल फंक्शन नहीं है x का, कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड x इन द गिवन अबव। यानी पहले आपको पता करना होगा कि ये x क्या है, और फिर ऑप्शन में से ये देखना होगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन x का नहीं है। तो सबसे पहले बताओ कि ये x है क्या। भैया ये तो सेरेबेलम है, ये सेरेब्रम है, ठीक है, यहां होता है हाइपोथैलेमस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कोई बताएगा? जी हां, जिन बच्चों ने कहा है मेडुला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और मेडुला क्या करता है, हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी, इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी। इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या ब्लड प्रेशर आएगा? हाँ। क्या सलाइवेशन आएगा? हाँ। क्या वोमिटिंग आएगा? हाँ। क्या हंगर आएगा? नहीं। भूख लगना इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, और इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहां पूछा था नॉट ए न्यूरल एक्शन कंट्रोल्ड बाय द पार्ट एक्स। तो एक्स जो कि मेडुला है वो हंगर को कंट्रोल नहीं करता है, हंगर को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो देख रहे हैं कैसे घुमाकर, आपको घुमाकर पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा है। ये नहीं पूछा कि मेडुला इनमें से कौन सा काम नहीं करेगा, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है और फिर उसके फंक्शन पे जाना है, यानी आपको रिलेट करा रहा है। यही होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा हंगर, क्योंकि हंगर को मेडुला नहीं हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी ब्रेन के पार्ट्स और उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ गया कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का क्वेश्चन है, और जो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड है ना, वहीं से पूछा है, ठीक है। जैसे फिजन है, फिर आपका फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, स्पोर फॉर्मेशन है। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन का मोड है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। इसमें आपको पूछा है कि ये डायग्राम किस ऑर्गेनिज्म का है। तो पहली बात ये तो पता चले कि यहां रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड दिखाई दे रहा है। तो यहां देख रहे हो स्पोर, स्पोर का फॉर्मेशन कहां होता है? स्पोरेंजिया में। तो ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन होता है किसमें? ब्रेड मोल्ड में। और ब्रेड मोल्ड को क्या भी कहते हैं? क्या स्पायरोगैरा कहते हैं, क्या प्लेनेरिया कहते हैं, क्या ईस्ट कहते हैं, कि राइजोपस कहते हैं? भाई राइजोपस कहते हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन है, और ये स्पोर फॉर्मेशन किस ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है? राइजोपस में। राइजोपस का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रेड मोल्ड। क्या होता है? ब्रेड मोल्ड। तो यहां भी देखिए डायरेक्ट नहीं पूछा, यहां भी डायरेक्ट नहीं पूछा, फोटो देखकर ये नहीं पूछा कि रिप्रोडक्शन का मोड बताओ। क्या पूछा कि ये रिप्रोडक्शन जो यहां दिखाई दे रहा है वो किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ये पूछा है। तो चीजों को रिलेट करा रहा है। रिलेट करना आपको आना पड़ेगा, इसके लिए दिमाग चलाना पड़ेगा, और वही दिमाग चला पाएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं और जिसने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, और इसीलिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा राइजोपस। ध्यान रखना कि राइजोपस में ये वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं क्या? हाइफी। और ये नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? ये वाला गोल गोल दिख रहा है, ये गोल गोल, क्योंकि इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर के फॉर्मेशन होता है। और स्पोर को जब क्या मिल जाए? हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा और ह्यूमिडिटी, यानी मॉइस्चर कंटेंट। तो हवा में जब ह्यूमिडिटी हो यानी मॉइस्चर होगा और टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है, तब ये स्पोर से नए राइजोपस ग्रो करेंगे। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डी। देख रहा है ये डायग्राम, ये आपके एनसीईआरटी में फिगर नंबर 7.6 है, और यही फिगर उठाकर आपको कहाँ दे दिया? आपके क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है, ठीक है। तो मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे PYQ हैं, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शन नहीं है, दीज आर स्टेटमेंट्स, आपको इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? क्या लिखा है? द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई वॉट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। मदर से क्या इनहेरिट होता है, उससे बच्चे का सेक्स डिसाइड होता है। क्या ये बात सही है? गलत है, क्योंकि सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई फादर। पिता डिसाइड करता है बच्चे का जेंडर, माता डिसाइड नहीं करती। ये मैंने पढ़ा रखा है, हेरिडिटी चैप्टर मैंने साफ साफ पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। गलत। मेल और फीमेल चाइल्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% है, हाफ हाफ, किसी की ज्यादा किसी की कम नहीं है। 70-30 नहीं, 60-40 नहीं, 50-50, क्योंकि भगवान जो चीज बनाता है वो सबके लिए बराबर बनाता है। भगवान ने नदी बनाई, नदी का पानी सभी के लिए, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी जेंडर का हो, तो वही चीज है, बराबर। तो यहां ये भी ध्यान रखना है कि इंसानों को किसने बनाया? इंसानों को भगवान ने बनाया। तो जब भगवान ने इंसानों को बनाया तो इंसान में लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या रखेगा? वो तो भगवान है ना, वो किसी के साथ गलत नहीं करता, सबको बराबर मौका मिलेगा, यानी 50-50%। याद रखना। यहां क्या लिखा था कि मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी होने की, पैदा होने की मोर है, ज्यादा है फीमेल चाइल्ड से, जो कि गलत है। फिर फोर्थ, सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। बात सही है, बिल्कुल सही है कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो सेक्स डिसाइड होता है। क्योंकि अगर स्पर्म जो कि मेल गैमेट है उसमें वाई क्रोमोसोम रहा और एग में तो हमेशा एक्स ही होगा, अगर ये दोनों मिलेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा जाइगोट, तो ये हो जाएगा मेल। ठीक है। और अगर एग में एक्स है, स्पर्म में भी एक्स हो जाए, तो ये दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा जाइगोट XX, तो जेंडर हो जाएगा फीमेल। तो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, वो फर्टिलाइजेशन के समय डिसाइड होता है कि जेंडर क्या होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो गए? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ कहां दिया था? सेकंड और फोर्थ दिया था बी में। यानी आपको अगर सारे कंसेप्ट याद हैं तभी आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचोगे। किसी एक में भी कंफ्यूजन हुआ ना तो ऑप्शन सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। ठीक है। तो सेकंड सही था, फोर्थ सही था, तो सेकंड और फोर्थ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। हो सकता था क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ लेता। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते समय जरूर पेपर में अंडरलाइन कर लेना कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछेगा तब आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड भी ऑप्शन में दिया है, यानी गलत चीज जो आप सोच रहे हो वो भी दिया रहेगा और सही चीज भी दिया रहेगा। ठीक है। अगर इसी में इनकरेक्ट हो जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और अगर यहां करेक्ट लिख दूं तो सेकंड और फोर्थ यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखो इस बात का। इसीलिए जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले प्री बोर्ड में या बोर्ड में, तो क्वेश्चन को पढ़ते समय अंडरलाइन कर लेना कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, ये सही अप्रोच है। आगे चले, चलिए। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इन ए नर्व सेल the site where electrical impulse is converted into chemical signal is known as। electrical impulse केमिकल में कहाँ कन्वर्ट होती है? तो हमने पढ़ा है कि जब न्यूरॉन्स का जो एंड होता है, यह है न्यूरॉन्स, तो सिग्नल यहां तक आया, क्या हुआ? सिग्नल यहां तक आया, और जब यहां आया सिग्नल तो वो किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। अब जैसे ही सिग्नल यहां पहुंचेगा तो यहां कुछ केमिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? केमिकल्स बनते हैं, और वो केमिकल्स यहां से रिलीज होते हैं, है ना? वो केमिकल्स यहां क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स रिलीज होकर कहां पहुंचते हैं? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। ठीक है, तो ये यहां से निकलते हैं और पहुंचते हैं कहां? दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट पे जाके चिपक जाते हैं।
तो यहां तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आई और यहां से यहां तक किस फॉर्म में गई, केमिकल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कहां हो गया, तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है, ये गैप तो हो गया साइनेप्स, ये गैप हो गया साइनेप्स। तो ये काम इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट हो रही है इंफॉर्मेशन केमिकल में, ये काम तो साइनेप्स में होता है। ठीक है, लेकिन साइनेप्स तो ऑप्शन में है ही नहीं। साइनेप्स में होता है एक जगह और होता है, जहां एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन नहीं होता। क्या होता है, एक न्यूरॉन के एंड के बाद फिर वो दूसरा न्यूरॉन नहीं होता, मसल्स के वो मतलब मस्कुलर सेल होता है, वो रिसेप्टर वहां होते हैं। तो यहां भी तो गैप बना, जैसे यहां गैप बना दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसी तरह एक न्यूरॉन और मसल के बीच में भी तो गैप बना। तो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, इंफॉर्मेशन आई इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, यहां से ये केमिकल रिलीज होंगे और ये केमिकल जाकर मसल्स पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और फिर तो यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहां बीच में गैप, तो ये जो गैप बन रहा है इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिख रहा है, तो यहां भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में जो कन्वर्ट होता है वो दो जगह होता है, एक होता है साइनेप्स में, यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में नर्व एंडिंग, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट के बीच की जो जगह है, खाली जगह, जहां सिग्नल केमिकल के फॉर्म में जा रहा है। तो यहां तक इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में था, इसके आगे केमिकल के फॉर्म में। तो एक यहां कन्वर्ट होता है सिग्नल, और एक बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में यहां कन्वर्ट होता है, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो दो जगह ये कन्वर्जन होता है। तो साइनेप्स होता या तो आंसर, या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हमारे ऑप्शन में साइनेप्स नहीं है लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा सी। ठीक है, ये याद रखना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जा रही है वो केमिकल में कन्वर्ट होती है दो जगह, एक जगह साइनेप्स है और दूसरी जगह है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो, अरे भैया ब्रेन से सिग्नल नर्व्स के थ्रू मसल्स पे आता है, तभी तो मसल्स को सिग्नल मिला, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। तो यानी न्यूरॉन्स का सिग्नल मसल्स को मिल रहा है। तो कैसे मिला, ये न्यूरॉन की एंडिंग, नर्व एंडिंग, और यहाँ जो सिग्नल है वो अब केमिकल्स के फॉर्म में आगे जाएगा मसल्स तक, और मसल्स पे जाके जब रिसेप्टर पहुंच जाएंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी। वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, और एग्जाम में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। ये कौन सा जंक्शन है, नर्व और मसल्स का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, ए क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट प्रोड्यूसेस 50% टॉल and 50% short pea plant. The gene combination of the parent pea plant must be, यानी दो मटर के प्लांट थे, दोनों को आपने क्रॉस किया, और जो अगली जनरेशन हुई बच्चों की, मटर की जो बच्चों की अगली जनरेशन हुई, उसमें आधे टॉल हैं, आधे शॉर्ट हैं। तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या रहा होगा, बताओ। अगर मैं ऐसा ले लूं, प्योर टॉल प्योर डॉर्फ, तो अगली जनरेशन में सारे के सारे क्या होंगे, टॉल होंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, अगली जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन, ये वाली जनरेशन की बात हो रही है। तो ऐसा अगर जीनो, ये दोनों पेरेंट हुए, ये दोनों क्या है, पेरेंट्स को मैं सर्कल कर दे रहा हूं। तो अगर मेरा पेरेंट ऐसा होगा तो सारे के सारे F1 जनरेशन में क्या होंगे, टॉल, ऑल टॉल। लेकिन हमको क्या चाहिए, 50% टॉल 50% शॉर्ट। तो यानी ये वाला जीनोटाइप नहीं चलेगा। तो ये वाला जीनोटाइप दिया था, हाँ यहां दिया था, ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर। 1 बाय 1 देखना पड़ेगा आपको, सब में 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। ये वाला चलेगा क्या, बी वाला देख लो, यहां से आएगा टी, यहां से आएगा टी और कैपिटल टी। ठीक है, तो एक बार इसको मिलाएंगे कैपिटल टी, एक बार इसको मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां भी सारे क्या हो जाएंगे, टॉल, सारे के सारे टॉल। ये भी नहीं चलेगा, ये पहला वाला चलेगा। ये देख लो, देख लेते हैं। सबको क्रॉस चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1। ठीक है, अब प्रैक्टिस होगी तो आप तो देख कर भी बता दोगे। तो जैसे मैं अगर ये क्रॉस कराता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
ये पेरेंट जनरेशन, इसको मैंने क्रॉस किया तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइप का गैमेट बनेगा और यहाँ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइप का गैमेट बनेगा। अब इसको मिला दूंगा तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल टी, फिर ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिला दूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी और ये मिला दूंगा तो स्मॉल टी। यहाँ भी नहीं, 3 टॉल है 1 शॉर्ट है तो 75-25, ये भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया आंसर सी होने वाला है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी क्रॉस किया, यहाँ से 2 टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन यहाँ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। तो जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो स्मॉल टी, यानी 2 वैरायटी मिल रही है। यानी अगर मान लो 50 प्लांट हुए तो आधे टॉल होंगे, आधे डॉर्फ होंगे, यानी हमारा ये फिक्स हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो यहाँ प्रूव हो गया। तो यानी पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। कल को इसको बदल दे कि 75% टॉल है 25% शॉर्ट है, तो उस हिसाब से फिर आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। ये पेरेंट्स का ये गैमेट फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, यानी अगली जनरेशन, और अगली जनरेशन में ये कैपिटल था तो सारे प्लांट टॉल हुए, इसकी वजह से सारे प्लांट क्या होंगे, ड्वार्फ, शॉर्ट। तो आधे टॉल हो रहे हैं आधे शॉर्ट हो रहे हैं, दिख गया कि दो में एक टॉल एक ड्वार्फ, तो 50-50 हुआ। ये 2 वैरायटी निकली ना, ये और ये, तो 2 में एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो 50-50 हो गया, तो हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, द वॉल्व्स इन द ह्यूमन हार्ट इंश्योर। हमारे ह्यूमन हार्ट में वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्या करते हैं, गेट की तरह होते हैं। वॉल्व समझो गेट की तरह होते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली। मतलब वॉल्व होने की वजह से आप एक चीज से निश्चिंत हो जाते हो, वो ये काम कर रहे होंगे। क्या काम कर रहे होंगे, तो वॉल्व का काम है कि जब ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाए तो वो वापस ना आए। मतलब जैसे आप ब्लड का फ्लो देखो, ये राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, तो ब्लड यहां से यहां जाएगा, और जो ब्लड यहां आया है वो यहां से यहां जाएगा। तो एक वॉल्व यहां होता है, एक वॉल्व यहां होता है, एक वॉल्व यहां होता है। तो जब ब्लड यहां से यहां आ जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं जैसे, और इधर से भी अगर ब्लड यहां आ गया तो ये वॉल्व बंद हो जाता है। तो इधर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ये कैसा, इधर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। और इधर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। डन, समझ में आया। तो अब आप बताइए, वॉल्व होने के वजह से ये आपका राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। पहला क्या लिखा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा केवल, यानी इससे वापस ऐसे नहीं आएगा। यानी एक बार ब्लड यहां से यहां आ गया तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा, तो जो ब्लड यहां है वो फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में नहीं घुस पाएगा, उसके पास एक ही रास्ता है कि वो एओर्टा में जाए। बात सही है। अगर वॉल्व बंद नहीं होगा तो जो ब्लड यहां से यहां आया है वो वापस इधर लेफ्ट आर्ट्रियम में जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल। तो यानी कि ये काम तो है आर्ट्रियम वॉल्व का। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो ही नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। लेफ्ट और आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी हार्ट के लेफ्ट साइड केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यहां लेफ्ट में डीऑक्सीजनेटेड लिखा था इसीलिए गलत हो गया। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू राइट, गलत।
राइट साइड तो डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ओनली। डायग्राम में देखो, राइट आर्ट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केवल राइट वेंट्रिकल की तरफ जाए, यहां से वापस पीछे ना जाए। तो ये कौन इंश्योर करेगा? तो यहां वॉल्व है, जैसे ही ब्लड यहां से यहां आएगा वॉल्व बंद हो जाएगा। अब ब्लड के पास वापस जाने का रास्ता नहीं है, अब ब्लड यहीं जाएगा, कहाँ? लंग्स की तरफ ही जाएगा, है ना। तो यह ब्लड यहां आया, फिर यहां से यहां गया, वापस अब बैक नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऐसा समझो कि हमने ऐसा बना के रखा है, ब्लड यहां आ गया, अब ये चैम्बर बंद हो जाएगा ताकि ब्लड वापस से पीछे ना जा सके। अब हम ये वाला गेट खोल देंगे तो ये ब्लड आगे जाएगा इस तरीके से। तो ब्लड चैम्बर के अंदर ह्यूमन हार्ट में एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पे ट्रांसफर हो जाने के बाद वॉल्व यानी गेट की तरह होता है, दरवाजा बंद हो जाता है ताकि वो ब्लड वापस से उस चैम्बर में ना जाए जिस चैम्बर से आया था। आर्ट्रियम से हमेशा वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाता है, आर्ट्रियम से हमेशा वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाता है। ठीक है, यहां आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, यहां भी आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, रिवर्स नहीं जाता इसका। क्यों? क्योंकि वॉल्व है, गेट है, वो ब्लड को वापस नहीं आने देता, बैक फ्लो को रोकता है। तो यानी सही स्टेटमेंट कौन से हो गए? सही स्टेटमेंट हो गए आपके, यहां क्या पूछा था, यहां फर्स्ट और फोर्थ ये इंश्योर करता है। तो फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ कहां है? सी ऑप्शन में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सी ऑप्शन हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट। अरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का बहुत अच्छा है, डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है। ये किस टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट है? तो आपके ट्रॉपिक मूवमेंट टॉपिक में दो ही डायग्राम है, एक जिसमें लाइट है, एक जिसमें कुछ नहीं है। तो ये जो कुछ नहीं है यहां है, दिख नहीं रहा है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी के वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा जियोट्रॉपिज्म। जहां ग्रेविटी नीचे लग रही है, रूट भी नीचे जा रहा है, तो रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो गया, है ना। और शूट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो शूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया। तो पॉजिटिव निगेटिव का भी ध्यान रखो। स्टिमुलस के तरफ मूवमेंट को पॉजिटिव कहते हैं और स्टिमुलस से अवे मूवमेंट को नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलस है कौन? ग्रेविटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसमें ये पाथवे नजर आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि ए और बी साइट है क्या। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में और एनर्जी रिलीज होती है, तो ये वाला स्टेप कहाँ होता है रिस्पिरेशन का? सेल में। सेल में कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो आगे वाला स्टेप होता है। पहला वाला स्टेप कहाँ होता है? ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ ब्रेक होता है, कन्वर्ट होता है? साइटोप्लाज्म में। तो एक जो होगा वो होगा साइटोप्लाज्म, और फिर पायरुवेट आगे ब्रेक हो रहा है लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? हमारे मसल्स के सेल में। लेकिन कब बनता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहला हो गया साइटोप्लाज्म और दूसरा ऑक्सीजन डिफिशिएंट सेल कि ऑक्सीजन रिच मसल सेल। तो यहां होगा ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल। तो पहला साइटोप्लाज्म और दूसरा स्टेप ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल में। तो आंसर होगा डी। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये वाला एनारोबिक रिस्पिरेशन हमारे मसल्स में होता है, मसल सेल में, और इसी के कारण लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे मसल्स में क्या आते हैं? क्रैम्प्स। तो जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लोगे तो आपके मसल्स में क्रैम्प आएंगे, तो पूछा जाएगा किस प्रोडक्ट के कारण, किस वजह से? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और ये किस टाइप का रिस्पिरेशन है? एनारोबिक रिस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी में ये रिस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन रिस्पिरेशन कैसा भी हो, है ना, हमारे बॉडी में जो भी रिस्पिरेशन हो रहा है एरोबिक एनारोबिक, वो होता है, उसका जो पहला स्टेप है ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, ये हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होता है। लेकिन अगर यहीं एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा होता तो पहला स्टेप तो वही होता साइटोप्लाज्म में, लेकिन पायरुवेट जब एरोबिक रिस्पिरेशन में ब्रेक होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जो दूसरा स्टेप है पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
लेकिन ये एरोबिक है नहीं, ये तो एनारोबिक है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन समवन हैंड टचेस ए हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली, यानी कॉन्शियस नहीं थे आप, अनकॉन्शियसली यानी कॉन्शियस नहीं थे, ध्यान नहीं था, अचानक आपका हाथ बर्तन में छू गया, गर्म बर्तन, घर में होता है, मम्मी ने दूध गर्म किया, अचानक बर्तन वाले बर्तन से हाथ रख दिया, तवे पे हाथ रख दिया गरम गरम, तो ये कौन सा एक्शन है? यहाँ पर हाथ हटा लेते हैं तुरंत, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ बनता है, नर्व इम्पल्स का जो पाथ बनता है, वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। तो वो सीक्वेंस उसका क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो पहले रिसेप्टर आएगा, रिसेप्टर इन स्किन, रिसेप्टर इन स्किन, हाँ, रिसेप्टर के बाद क्या आएगा? सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, तो यानी ये दो ऑप्शन गलत हो गए। फिर सेंसरी न्यूरॉन के बाद क्या आएगा? रिले न्यूरॉन, जो कि होते कहाँ हैं? ये रिले न्यूरॉन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पाए जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, रिले न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर यहाँ से सिग्नल मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर जो कि हमारे मसल्स में होता है, और मसल्स तक सिग्नल पहुँचेगा तो हम अपना हाथ तुरंत हटा लेंगे। तो यानी सही आंसर क्या है? सी। और इसके लिए आपको रिफ्लेक्स आर्क का जो डायग्राम है ना, वो देख लो, समझ में आ जाएगा। आपके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में रिफ्लेक्स आर्क का जो डायग्राम है, उसी डायग्राम पर ये क्वेश्चन बना है। तो यानी डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन पूछा बोर्ड एग्जाम में, तो रिलेट जो कर पाएगा वही आंसर दे पाएगा। नेक्स्ट, ओ हो, ट्रॉपिक मूवमेंट का डायग्राम, लाइट दिख रहा है, यानी यहाँ स्टिमुलस का काम कौन कर रहा है? लाइट। और लाइट के वजह से होने वाले ट्रॉपिक मूवमेंट को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। तो ये किसका डायग्राम है? फोटोट्रॉपिज्म का डायग्राम है, ठीक है। चलिए, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, द फिगर शोज रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दो गमले में प्लांट ले लिया गया है ना, दो प्लांट है, ठीक है। एक प्लांट के ऊपर ग्लास जार रख दिया गया, और एक प्लांट के बगल में एक प्लेट में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, और तब ग्लास जार रखा, है ना। यानी यहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहां नहीं है, और दोनों के ऊपर हमने ग्लास जार रख दिया, ठीक है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी एक्टिविटी में किया गया है। तो सनलाइट आएगी तो ग्लास जार से पास कर जाएगी, पत्तियों पे पड़ेगी सनलाइट, तो यहां भी सनलाइट पत्तियों पे पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? क्या दोनों जगह होगा, या केवल एक्स में होगा, या केवल वाई में होगा? बेटा, एक्स में ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा? इस ग्लास जार के अंदर का सारा कार्बन डाइऑक्साइड चूस लेगा। क्या कर लेगा? चूस लेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम था कार्बन डाइऑक्साइड को चूस लेना। तो यानी कि इस जार में, एक्स वाले जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, लेकिन यहां तो गैस है, यहां तो गैस है, तो यहां लाइट भी है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और यहां नीचे मिट्टी, गमले में मिट्टी है, तो वहां से पानी भी आ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लाइट। यहां तीनों है, तो यहां फोटोसिंथेसिस होगा, पत्तियों में स्टार्च बनेगा, हाँ बनेगा, और पत्तियों पे जब आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पानी है, लाइट है, लेकिन CO2 नहीं है, तो क्या यहां पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं। तो क्या पत्तियों में स्टार्च बनेगा? नहीं। तो पत्तियों को अगर हम आयोडीन टेस्ट से मतलब टेस्ट करेंगे तो क्या पत्तियों का रंग ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होगा? नहीं, क्योंकि स्टार्च बना ही नहीं, फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, है ना। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड था तो फोटोसिंथेसिस हुआ, यहां नहीं था तो कार्बन फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही तो साबित होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। एक्टिविटी से आपके एक्टिविटी, एनसीईआरटी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ये एक्टिविटी दी गई है,
तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सी गैस एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। या दूसरा क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को किसने एब्जॉर्ब किया, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। और इस एक्सपेरिमेंट से किस चीज की एसेंशियलिटी प्रूव होती है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या एसेंशियल है, तो इससे साबित, इस एक्टिविटी से साबित होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। और अगर यहां पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सी गैस एब्जॉर्ब कर रहा है, तो CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि आयोडीन टेस्ट कहां पॉजिटिव आएगा, जहां स्टार्च बनेगा, स्टार्च कहां बनेगा, जहां फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है, वाई में, तो वाई में आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, एक्स वाले प्लांट में आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा। चलिए नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग द 4th ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन ऑपरेटिंग इन ग्रासलैंड। अब आपके एनसीईआरटी में ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाई जाने वाली जो फूड चेन है वो याद कर रहा हूं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो फूड चेन है वो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, है ना। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और पॉन्ड इकोसिस्टम का फूड चेन दे रखा है तीनों का। तो ग्रासलैंड में सबसे नीचे क्या होता है, ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, हॉक या ईगल। जो लिखना है लिख लीजिए। तो ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाए जाने वाली फूड चेन का पूछा था 4th ट्रॉफिक लेवल। तो 4th ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, स्नेक। क्या यहाँ स्नेक दिया है, हाँ दिया है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगर यहाँ 3rd पूछ लेता तो फ्रॉग लिख देते, 2nd पूछ लेता तो ग्रास हॉपर, 5th पूछ लेता तो हॉक या ईगल, 1st पूछ लेता तो फर्स्ट तो हमेशा प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। अब कल को हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ग्रासलैंड की जगह फॉरेस्ट इकोसिस्टम का फूड चेन पूछ के बोले कि 3rd ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, या पॉन्ड इकोसिस्टम के 2nd ट्रॉफिक लेवल पे कौन है। तो जो एनसीईआरटी में फूड चेन है उसको अच्छे से देख लो, आएगा तो उसी से आएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑन अवर इन्वायरमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ अवर एक्टिविटी। इंसानों के जो काम है उसके वजह से जो इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इंप्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट। क्या ये बात सही है, हाँ बिल्कुल। पहले हम पत्तलों में खाते थे, अब हम डिस्पोजेबल में खाते हैं, और डिस्पोजेबल डिग्रेड होता नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो वेस्ट बढ़ा कि नहीं, तो हमारे लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट तो हो रहा है, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, लेकिन वेस्ट जनरेट ज़्यादा हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स हैज़ रिजल्टेड इन लेसर अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या ये बात सही है, अगर हम मटेरियल को पैक कर रहे हैं तो उसके वजह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन है वो कम पैदा हो रहा है। गलत, ज़्यादा पैदा हो रहा है ना। हर चीज़ को प्लास्टिक में लपेटा जा रहा है तो प्लास्टिक ज़्यादा बन रहा है। तो प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज़्यादा बन रहा है, यहाँ लिखा था लेसर, तो ये गलत है। यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप, कुल्हड़ रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं जिसपे हम चाय पीते हैं, तो कुल्हड़ कैसे बनते हैं, मिट्टी से। और मिट्टी कहाँ के लिए जाती है, खेत की ऊपर वाली लेयर, जहाँ खेती करना है वहाँ की मिट्टी हमने ले लिया। तो जो फर्टाइल सॉइल है जिसमें हम लोग बीज डालते हैं, पैदा करते हैं अनाज, उसी को, मिट्टी को यूज़ करके आपने कुल्हड़ बना लिया। तो जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो तो कुल्हड़ बनाने में चली गई, तो खेती के लिए क्या यूज़ करोगे। तो इसका मतलब कुल्हड़ बनाने में जो टॉप सॉइल है, जो फर्टाइल है, वो लॉस होती है, ये भी करेक्ट है। हार्मफुल वेस्ट डेट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जो हार्मफुल हैं, वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा समय तक पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट भी है। इनकरेक्ट क्यों है, ये लेसर था इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन गार्डन पी वॉयलेट कलर फ्लावर इज द डोमिनेंट ओवर वाइट कलर फ्लावर, ठीक है। मटर के प्लांट में जो फूल होते हैं, फूल में 2 कलर होते हैं, ठीक है, वॉयलेट और वाइट। तो वॉयलेट वाला डोमिनेंट होता है वाइट पे, ठीक है। व्हेन पेरेंट प्लांट विथ वॉयलेट कलर्ड फ्लावर
is crossed with a plant with white flower, the possible percentage of occurrence of trait in the F1 progeny would be। तो आपको पेरेंट के बारे में बता दिया कि एक पेरेंट, मटर का एक पेरेंट जिसमें वॉयलेट फ्लावर है, उसका जीनोटाइप है कैपिटल वी स्मॉल वी, तो ये वॉयलेट है। और दूसरा जो पेरेंट है, दूसरा पेरेंट है उसमें व्हाइट फ्लावर है। अब व्हाइट फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा? व्हाइट फ्लावर रेसेसिव ट्रेट है ना, और रेसेसिव ट्रेट हमेशा तभी एक्सप्रेस होता है जब वो स्मॉल में हो, क्योंकि कैपिटल होगा तो डोमिनेंट हो जाएगा। तो यानी दूसरा पेरेंट आपको पता चल गया स्मॉल वी। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। ये हो गया पेरेंट जनरेशन। अब आपने इसको क्या किया, इसको आपने क्रॉस किया। तो जब क्रॉस करोगे तो यहां से क्या, यहां से दो टाइप के गैमिड बनेंगे। अब गैमिड बनाओ, यहां के दो टाइप के गैमिड, एक कैपिटल वी एक स्मॉल वी, है ना। ये दो टाइप का गैमिड बनेगा, लेकिन यहां केवल एक ही टाइप का गैमिड बनेगा और वो है स्मॉल वी। अब गैमिड को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं ताकि जाइगोट बने। तो ये और दोनों अगर फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, अगली जनरेशन कैपिटल वी स्मॉल वी। तो ये फ्लावर कैसे हो जाएंगे, वॉयलेट। और अगर ये दोनों फ्यूज करेंगे तो बच्चों का जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल वी, और ये स्मॉल वी हो जाएंगे वाइट। तो यानी 50% वॉयलेट, दो में एक वॉयलेट एक वाइट, तो 50-50% हुआ। ये हो गई आपकी F1 जनरेशन, है ना। तो यहां मेरा आंसर क्या होगा, 50% वॉयलेट 50% वाइट, तो आंसर होगा बी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहां आपको डायग्राम देकर पूछा किस टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट है। अच्छा, ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस डायग्राम में आपको कुछ नजर आ रहा है, वो एनसीईआरटी में है। क्या नजर आ रहा है कि यहां से पॉलन ट्यूब, स्टिग्मा से जो पॉलन ट्यूब है वो किधर की तरफ चला, ओवरी के अंदर ओव्यूल के तरफ गया, ताकि फीमेल जर्म सेल तक मेल जर्म सेल को पहुंचा सके। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ओव्यूल क्या रिलीज करता है, केमिकल। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और केमिकल के वजह से जो पॉलन ट्यूब है वो अट्रैक्ट होकर पहुंचती है, ग्रो करती है, और मेल जर्म सेल को फीमेल जर्म सेल तक पहुंचा देती है। तो केमिकल के वजह से होने वाला जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसे क्या कहेंगे। ये डायग्राम तो नहीं था, लेकिन कंसेप्ट तो एनसीईआरटी में था, उसे कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म। तो ये डायग्राम किस चीज का है, कीमोट्रॉपिज्म का है ना। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, अब आता है लास्ट क्वेश्चन, है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बायो में आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का। वो है कि डायग्राम फिगर ए और फिगर ई भी देख रहे हो, फिगर ए फिगर बी, और ये डायग्राम है छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, जिसकी पत्तियों को टच करते ही ऐसे सिकुड़ जाती है, वो दिखाया गया है। और पूछा है कि ये यहां से यहां जो परिवर्तन आया, चेंज आया, वो क्यों आया, हार्मोनल इफेक्ट के कारण, थर्मल इफेक्ट के कारण, चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, सेल्स में पानी की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, उसके बदलने के कारण, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। क्या होगा आंसर? अरे भैया साफ साफ सी होगा। जब हम पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियों में जो सेल्स हैं उनमें पानी का अमाउंट कम हो जाता है, तो सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, तो पत्तियां फोल्ड हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो पानी का जो अमाउंट है वो बदल रहा है, जिसके वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है वो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ है, मतलब मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। तो यहां आपका आंसर, और ये पीवाईक्यू में पूछा गया इसी साल, ये 2025 का पीवाईक्यू है। सोचो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छे से पकड़ नहीं है, एनसीईआरटी पे पकड़ नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, डन, क्लियर। चलो, तो यहां हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, लेकिन जाते जाते आपको फिर बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स उड़ान प्रो 2.0 आ चुका है, ठीक है, 949 में। और अगर इस क्रैश कोर्स का आप डेमो क्लास लेते हो 10 दिन का, तो वो आपको 149 में मिल जाएगा। अगर आप सैम्पल पेपर अलग से लेते हो तो हमारा सैम्पल पेपर प्लस साइंस की कॉम्पिटेंसी बुक 550 में। लेकिन अगर हमारा क्रैश कोर्स लेते हो
तो क्रैश कोर्स में ये सैंपल पेपर आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, क्रैश कोर्स में सैंपल पेपर मिल जाएगा ऑलरेडी। और सैंपल पेपर हम जो दे रहे हैं चाहे क्रैश कोर्स में चाहे अलग से, वो हम सोल्यूशन के साथ दे रहे हैं, और सोल्यूशन पीडीएफ में भी होगा, वीडियो के फॉर्म में भी होगा। और हमने स्पेशल साइंस के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुक और हैंड रिटन नोट्स चैप्टर वाइज बनाकर हमने रेडी कर दिया है, ये आपको 249 में मिल जाएगा। और इन सभी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, कोड अप्लाई करना है रघु K10 और इनरोल कर लेना है इस क्रैश कोर्स में। या तो सैंपल पेपर ले लीजिए, या तो साइंस के लिए स्पेशली डिजाइन कॉम्पिटेंसी बेस्ड चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स वो बुक ले लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के वीडियो के इतना ही। आई होप कि अच्छे क्वेश्चन कराकर आपको, मुझे तो संतुष्टि मिली है और आपको भी संतुष्टि मिली होगी कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, एक असेसमेंट मिला होगा और ऐसे क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी कितने अच्छे से पढ़नी है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन कराता रहूंगा, बस बने रहिए चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।